तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। आम आदमी पार्टी 10 साल तक दिल्ली पर एक छत्र राज करने वाली, एक छत्र मतलब विपक्ष के नाम पे कुछ था ही नहीं। एक बार 3 लोग जीते बीजेपी के, एक बार 7 लोग जीते, वरना पूरी की पूरी विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही थी 2 बार से, और इस बार आम आदमी पार्टी की विदाई हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों के मायने, भविष्य में इसका क्या असर पड़ने वाला है, और साथ ही इस साल के अंत में अब बिहार के चुनाव है, क्या इस पर इसका कोई असर पड़ेगा? दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब तक क्या हो रहा था? अब तक विधानसभा पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी काबिज थे। कहने को उनके अपने नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी थे, मगर वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सरकार को रिपोर्ट नहीं करते थे। वो रिपोर्ट करते थे मोदी सरकार को या भाजपा सरकार को। ऊपर से दिल्ली के एलजी साहब, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और उनके प्रवक्ता के तौर पर काम करते थे। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कानून व्यवस्था और जमीन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल के हाथ में पहले से नहीं थे, मगर जो मुद्दे उनके हाथ में थे उस पर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये एक लगातार अरसे से चला आ रहा था। ब्यूरोक्रेट्स, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार और उनके मंत्रियों को आंख दिखाती थी। वो सिर्फ और सिर्फ किसके हुक्म को स्वीकार करते थे? केंद्रीय आला कमान। दोस्तों नमस्कार। 27 वर्षों बाद फिर से बीजेपी दिल्ली में 48 सीट जीत करके कामयाबी हासिल किया है, और इस कामयाबी को लेकर के बीजेपी के खेमे में आतिशबाजी हो रही है और धूम धड़क्का हो रहा है। दोस्तों, इस दिल्ली चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी गवर्नमेंट को जो है कि बधाई दिया है उनके जीत को। और इसको लेकर के बीजेपी जो 48 सीट बीजेपी ने हासिल किया, ये बहुत बड़ी सीट है, क्योंकि अब तक जो है बीजेपी केवल 3 से 7 सीट ही ये दिल्ली में पा रही थी। इससे पहले 27 वर्षों बाद पहले जो है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, जो कि कुछ प्याज वगैरह की कुछ कीमतें बढ़ाने की वजह से उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। लेकिन फिर अब जो है कि 27 वर्षों बाद फिर से बीजेपी जो है कि दिल्ली में सत्ता में आ गई है वापस। दोस्तों, इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं और किस तरह से उन्होंने अपने हार को स्वीकार किया और जनता को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए पूरे वीडियो को देखते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं, और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। मैं दिल्ली को बधाई इसलिए दे रहा हूं कि अब केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, और एलजी साहब भी आपके हैं। अब दिल्ली की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल, यमुना जिसकी सफाई अरविंद केजरीवाल नहीं करवा पाए, लॉ एंड ऑर्डर जिस पर अरविंद केजरीवाल का कोई कंट्रोल नहीं था, वो बेहतर होगी। इसके अलावा प्रदूषण, वो समस्या जिसे भारतीय जनता पार्टी गंभीर ही नहीं मानती। याद कीजिएगा, जब प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री होते थे, उस वक्त दिल्ली के मंत्री लगातार उनसे अपील करते रहते थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, बैठक करवाइए। अब भी भूपेंद्र यादव ने कोई बैठक नहीं बुलाई है। इस वक्त दिल्ली के सामने इतनी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात, यमुना प्रदूषण का मुद्दा, क्या केंद्र सरकार ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर कोई बैठक बुलाई? आज तक नहीं बुलाई। यानी कि अर्थ साफ है, अब सारी चीजें आपके कंट्रोल में हैं। अब प्रदूषण के मुद्दे पर, यानी कि वायु प्रदूषण,
यमुना में जो प्रदूषण है, ये तमाम मुद्दों पर अब मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से काम करेगी और दिल्ली की जनता की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। अब बहाना नहीं चलने वाला है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल क्यों हार गए। तो दो तरह की थ्योरी सामने उभर कर आ रही हैं। पहली बात यह कि अरविंद केजरीवाल को लगातार बदनाम किया गया, उनके तमाम बड़े बड़े नेताओं को जेल में भर दिया गया, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो। और दूसरी बात यह भी कही जा रही थी कि कांग्रेस ने वोट कटुआ का काम किया, या कुछ सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने वोट कटुआ का काम किया। तो इन दोनों मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है। क्या अरविंद केजरीवाल का नुकसान हुआ जेल जाने की वजह से? इसका आसान सा जवाब हां है, मगर हमारे सामने झारखंड की मिसाल भी है। याद कीजिएगा दोस्तों, हेमंत सोरेन की पार्टी को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी भाजपा ने। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। वो चाहते तो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जब वो वापस आए तो वही चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। यानी कि हेमंत सोरेन को भी अलग अलग मामलों में फंसा कर रखा गया। मगर आप जानते हैं लोकसभा चुनावों में नुकसान हुआ, मगर जब हम विधानसभा चुनावों में आए तो उन्हें शानदार 50-55 सीटों से ज्यादा मिल गई। तो क्या अरविंद केजरीवाल इसे दोहरा सकते थे? जवाब है ना। उसके कई कारण हैं। पहला कारण, हम ये नहीं भूल सकते कि हेमंत सोरेन जो है दोस्तों, वो एक समुदाय से जुड़े हुए हैं। झारखंड की जो प्रभावशाली आदिवासी समुदाय है उनसे जुड़े हुए हेमंत सोरेन। इसीलिए जब भी एक ऐसे व्यक्ति को आप जेल में भेजेंगे तो उनका पूरा समुदाय सहानुभूति के चलते उनके पीछे रहेगा। ऊपर से आप जानते हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ जितने भी केसेस थे सब लगभग झूठे थे और भाजपा का प्रोपेगेंडा था। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल किसी समुदाय से नहीं जुड़े हुए हैं। वो जिस समुदाय से आते हैं वो भाजपा का भक्त है, ठीक है। तो कहने का अर्थ साफ है, अरविंद केजरीवाल के पीछे उनकी एक कल्ट फॉलोइंग नहीं है। और अरविंद केजरीवाल एक बहुत भारी भूल कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था एक पीपल्स मूवमेंट से, लोगों के बीच आंदोलन से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। कहीं ना कहीं आंदोलन की राह अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भूल गए। इसके बाद उनमें एक अहंकार आ गया। इनका अहंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। यह आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनकी आप थोड़ी सी आलोचना करते हैं तो ये आपको ट्विटर पर अनफॉलो कर देते हैं, जबकि आप जानते हैं पत्रकारों का काम होता है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको कटघरे में रखना। कोरोना के दौरान आपका काम, दिल्ली दंगों के दौरान आपका काम आपको कटघरे में रख रहा था। ऊपर से आपने जिस तरह से रंग रोगन किया अपने घर का, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनके मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल पहले वैगन आर में दफ्तर आया करते थे, ये कहते थे भाई 300 एकड़ जमीन में बंगले खड़े करने की क्या जरूरत है। उन्होंने खुद अपने बंगले को चमका दिया। हालांकि यह बात भी सही है कि उसमें भाजपा का काफी दुष्प्रचार भी था, मगर हकीकत है उन्होंने अपने बंगले में पैसे लगाए थे। इसके अलावा हम ये ना भूलें, अरविंद केजरीवाल जनता दरबार लगाया करते थे। जनता से उनका एक सीधा नाता था, वो उन्होंने कोरोना के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया। चलिए, कोरोना की वजह से आपने रोक दिया हो, बात समझ आती है, मगर उसके बाद तो उसे शुरू करना चाहिए था। यानी कि जनता से आपका लिंक टूट गया। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार तंत्र के जरिए अरविंद केजरीवाल को एक बिगड़ा हुआ मुख्यमंत्री लगातार बताती रही, मगर हकीकत यह भी है समानांतर तौर पर भाजपा ने उनके लिए कई मुश्किलें संवैधानिक तौर पर सरकार के स्तर पर पैदा की, चाहे एलजी की शक्ल में हो, चाहे केंद्र सरकार जिस तरह से उन पर दबाव डालती थी, चाहे उनके पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जो जेल में गए वो थी। यानी कि अपनी एजेंसीज का भरपूर प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को नीचे लाने के लिए। और अब ये रुकने नहीं वाला है दोस्तों। अब जबकि अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अब लाइसेंस मिल जाएगा उन्हें दोबारा जेल में भेजने के लिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो राह आगे बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत कठिनाइयां भरी होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस से उनकी जो दुश्मनी है वो और बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस की बात भी करें तो एक बहुत बड़ा शून्य बटा सन्नाटा, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 2 या 3% वोट बढ़ गए, उसका भी नुकसान आम आदमी पार्टी को ही हुआ। मगर कांग्रेस को भी जिस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बहुत पहले मैदान में उतर जाना चाहिए था, वैसे उन्होंने किया नहीं। 3-4 महीने पहले ही आपको मैदान में उतर जाना चाहिए था, मगर एक असमंजस लगातार बना रहा, जिसके चलते कांग्रेस अब भी शून्य पर बैठी।
जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अभिसार शर्मा ने साफ-साफ बताया कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल के हारने का कई कारण उन्होंने बताया और ये भी बताया कि केजरीवाल जब सत्ता में थे तो उनके जो नौकरशाह हैं, जो बड़े-बड़े आला अधिकारी हैं, वो लोग जो है कि अरविंद केजरीवाल को जो है कि रिपोर्ट ना करके जबकि आला कमान यानी कहने का मतलब बीजेपी को वो लोग रिपोर्ट करते थे। दोस्तों ये भी एक कारण है क्योंकि जब सत्ता में अरविंद केजरीवाल थे तो उनको इस तरह से रिपोर्ट न करने पर ये जो है कि आम जनता पार्टी का अपमान भी था। लेकिन इस तरह से सहते हुए आम जनता पार्टी यानी केजरीवाल ये सब सहते हुए भी अपना शासन कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उन्हें केवल 22 सीट ही मिली। दोस्तों इसका कई कारण जो है कि अभिसार शर्मा ने बताया है कि वहाँ पे दिल्ली में जो है कि दरबार लगाए जाते थे। जब कोरोना काल शुरू हुआ था उससे पहले अरविंद केजरीवाल दरबार लगाते थे, लेकिन अब जब से कोरोना ख़त्म हुआ है तब से अभी तक केजरीवाल ने कोई जो है कि दरबार नहीं लगाया और वो उन्होंने अपने मकान को यानी शीश महल जो उन्होंने बनाया उनको शीश महल को लेकर के भी इस तरह की बातें कही जा रही है। दोस्तों ये सारी बातें हमने जाना इस वीडियो में। तो दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे ज़रूर दीजिएगा और नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो बीजेपी 48 सीट जीती है इसके लिए बीजेपी को बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है वीडियो पे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही खबरें अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।